नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। हमारे जो चैप्टर का नाम है अम्ल एवं क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें आज हमारे इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जलीय विलयन में जो हमारा एसिड और बेसिड का क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है तो पहले हम इसका आपको बता दें कि अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, इसकी जांच करेंगे। आपको पता है कि क्या अम्ल जो होते हैं, जो एसिड होते हैं, जलीय विलयन में सिर्फ आयन उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में पहले हम इसको क्रियाकलाप के बारे में समझते हैं, उसके के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रणाली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl सोडियम क्लोराइड लेंगे। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, एक ठोस सोडियम क्लोराइड लेते हैं, नमक लेते हैं। ठीक है, आप के अनुसार उपकरण में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रणाली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक HCl लिए। ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। आपने क्या परीक्षण किया है कि निकास नली में गैस बाहर आ रही है। क्या परीक्षण किया कि प्रणाली पकड़ने वाला चिमटा भी लिए, प्रणाली में सोडियम क्लोराइड लिए। ठीक है, उत्सर्जित गैस में सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। ठीक है, इस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुणों को बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। आपको बताया जो शुष्क HCl है और HCl विलयन जो शुष्क ड्राई HCl है गैस है और HCl विलयन है। आपको अध्यापकों के निर्देश के लिए यदि जलवायु में अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली गैस प्रवाहित करना होगा। आपको पता है अध्यापकों के लिए एक निर्देश है कि यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र है तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको विलयन क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। ठीक है, आपको बता दें इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। आपको पता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते। जैसे ही HCl का जो रिएक्शन है HCl है उसको हम जल H2O की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर न हो, अगर जल के अनुपस्थित होते HCl हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। जैसे आपको बताया हाइड्रोजन आयन जो होते हैं स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव प्लस तथा हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। आपको बताते हैं हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोनियम आयन H3O से दर्शाया जाता है। जैसे दिखाया गया है हाइड्रोजन प्लस H2O H3O बनता है। ठीक है, हमने देखा है कि अम्ल में HO3 अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षार को जल से घोलने पर क्या होता है। जैसे NaOH है, NaOH हाइड्रोजन की उपस्थिति में सोडियम और OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। इसी तरह क्षार KOH जो क्षार है उसको जल की उपस्थिति में K प्लस OH का माइनस आयन देता है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम और प्लस 2OH हाइड्रोनियम आयन देता है। आपको पता है कि क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। आपको पता है कि क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इस प्रकार साबुन की तरह
साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब तक आपको जानते हैं, अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन प्लस और क्षारक से OH माइनस हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो करते हैं। अब हम उदासीन अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे आपको देखिए कि अम्ल प्लस क्षार जब हम रिएक्शन होता है, अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण और जल बनता है। उसी पर आइए हम देखते हैं कि आज अम्ल और क्षार के मिलाने पे क्या होता है, एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, एक बीकर में 10 ml जल लेंगे। क्या करना, एक बीकर लेंगे, 10 ml जल लेंगे, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक H2SO4 की डालकर धीरे धीरे घुमाना है। एक बीकर में 10 ml जल, उसमें क्या करना, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और धीरे धीरे घुमाना है। बीकर के इस धार को स्पर्श करना है और बताना है कि इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। ठीक है, उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी दोहरा कर अपना परीक्षण करिए। एक तो हम सल्फ्यूरिक एसिड से करें, दूसरा हमको कैसे करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको बता दें कि जल अम्ल एवं क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। आपको बता दें जल में अम्ल एवं क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय आपको बता दें जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाइए। आपको बता दें सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित अस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। जैसे ही हम उसको ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, जिससे आपको जलने की संभावना अधिक होती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बा जो होता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर चेतावनी होती है, चेतावनी का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की चेतावनी लगाया जाता है, उसको छूना या उसको टच करना मना है। ठीक है, जल में आपको बता दें जल में अम्ल या क्षार के मिलाने पर अम्ल की सांद्रता की प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर जो आयन की सांद्रता होती है प्रति इकाई आयन से कम हो जाती है। इस प्रकार तनुकरण कहते हैं। एक अम्ल एवं क्षार तनुकृत होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार के सूचक का उपयोग करके अम्ल एवं क्षार में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। अब जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार का जो सूचक का उपयोग करके हम अम्ल एवं क्षार में अंतर प्रदर्शित करते हैं। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन और OH+ आयनों के विलयन की सांद्रता कम होने तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हमें ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। आपको बता दें कि इसे जानने के लिए हमें सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार विलयन में अम्ल कितना प्रबल है। उसको सार्वत्रिक सूचक के अनेक सूचकों का जो मिश्रण होता है उसका उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता और विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको बता दें किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। आपको पता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिससे स्केल के कहते हैं pH स्केल कहते हैं। आपको बता दें pH में P एक सूचक है जो पुंसांस पोटेंस जो एक जर्मन शब्द होता है का अर्थ होता है शक्ति।
जो पी है एक सूचक है, जो पुषांश या पोटेंट जो जर्मन में उसका अर्थ होता है पावर, ठीक है। इस पीएच स्केल के सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता से 0 से 14 तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। आपको बता दें 0 अम्लता से और अधिक क्षारीयता तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पीएच स्केल पे साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है, ठीक है। आपको बता दें कि क्षारीयता को दर्शाता है, पीएच जो होता है अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि जो उदासीन विलयन तो उसका पीएच कितना 7 होता है, ठीक है। यदि पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय विलयन का होता है। आपको दिखाया गया है कि विलयन में कि अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से कम होगा तो क्या अम्लीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। यदि पीएच स्केल से 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो क्षारीय OH हाइड्रोजन OH की सांद्रता वृद्धि करता है, ठीक है। अर्थात जैसे ही 7 से अधिक होगा तो 7 से 14 के बीच में होगा तो कितना होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और OH की सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है। अर्थात यहाँ हाँ आपको बता दें अर्थात यहाँ क्षार शक्ति बढ़ सकती है, क्षारण की शक्ति बढ़ सकती है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कुछ फिगर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें संख्या है, विलयन दिया गया, लार का जो पेज कितना होता है, नींबू का पेज कितना है, रंगहीन त्वरित पेपर, गाजर का रस का पेज कितना, कॉफी का पेज कितना, टमाटर का पेज कितना, सबका निकाल कर लिखना है, ठीक है। आपको बता दे जठर रस का जो पीएच होता है लगभग 1.2 होता है, लगभग कितना अम्लीय होता है, नींबू का जो रस का जो पीएच होता है 2.2 होता है, 2.2 लगभग होता है, अम्लीय होता है, हल्का होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है ना, शुद्ध जल का पीएच उदासीन होता है, 7 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, ये क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, उसका पीएच कितना 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का जो पीएच होता है वो 14 होता है। ये क्या होता है, एकदम OH की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन में अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एसिटिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल एक मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। क्या होगा, तो विभिन्न मात्रा में क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते। आपको बताते अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते। आपको बता दें अगर हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो वो प्रबल होगा, और हाइड्रोजन अम्ल जितना कम उत्पन्न होगा तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। कम उत्पन्न होंगे हाइड्रोजन तो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षार क्या होते हैं। आपको बता दें कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या पौधे एवं पशु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपको बता दें क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपको बताएं हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता। बता दे बच्चों कि आपके जो हमारा शरीर है ना, हमारा जो बॉडी है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, 8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणियों में केवल संकीर्ण पीएच का परास जीवित ही रह सकते हैं। वर्षा जल का जो पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तब अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपको पता है बच्चों कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है।
अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में पीएच का मान कम हो जाता है। जैसे ही बच्चों वर्षा जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। पीएच मान कम हो जाता है, उत्तरजीविता भी क्या होता है, कठिन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दूसरों ग्रहों में अम्ल पदार्थ है? शुक्र का जो वायुमंडल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि बच्चों की दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ है? जैसे शुक्र जो हमारा वेनस है, शुक्र जो प्लेनेट है का वायुमंडल क्या होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जीवन संभव है? अब हमारा अगला टॉपिक है आपके बगीचे का मिट्टी का पीएच क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। आपको बता दें बच्चों, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कर लीजिए और क्रियाकलाप में फिगर में देखेंगे। क्रियाकलाप 2.12 में के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उगे रह सकते हैं। ठीक है, उगाए जा सकते हैं। जैसे आपको बगीचे के जो पीएच ज्ञात करना है तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग मिट्टी एकत्र करना है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे के कुछ स्वस्थ विकास के लिए पीएच आवश्यक होता है। पीएच ज्ञात करना आवश्यक होता है। विभिन्न स्थानों से मिट्टी को इकट्ठा कीजिए और उसको जांच करिए कि कौन सा स्थान पर किस मिट्टी का पीएच कितना मेंटेन है कि उसको वहाँ उसके लायक वहाँ पर पौधा उगाया जा सके। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। अभी तो हम बगीचे का पीएच देख रहे थे। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा जो उदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उत्पन्न करता है। जो हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यह अत्यंत रोचक है कि हमारे उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। आपको पता है कि जो हमारा उदर है डिओडिनम है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर आपको बता दें, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना ही भोजन के पाचन में क्या सहायता करता है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न करता है उदर को हानि नहीं पहुंचाता है और ये भोजन को पचाने में क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। आपको पता है अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण उदर में दर्द होने लगता है, हमारे दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आरंभ ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा कि एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। आपको बता दें एंटासिड अम्ल का अधिक मात्रा का उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय का क्या प्रभाव पड़ता है। पीएच जैसे परिवर्तन होता है हमारे दंत क्षय पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आपको बता दें कि जैसे हमारे जो माउथ का जो पीएच होता है, हमारे मुंह का जो पीएच होता है 5.5 से कम होने लगा तो हमारे दांत क्या होता है, क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। दांतों का जो इनेमल होता है दंत वाला कैल्शियम हाइड्रो एसिपेटाइट से बना होता है। आपको बता दें कि कैल्शियम हाइड्रो
पेटाइट पेटाइट से बना होता है, जिससे हम कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल का रूप कहते हैं, ठीक है। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या होता है? इनेमल क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। कठोर पदार्थ यह जल में घुलनशील होता है, घुलता नहीं है, जल में नहीं घुलता है। लेकिन आपको बता दें, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संरक्षित हो जाता है, संक्षारित होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। आपको पता है कि मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया होती है, भोजन के पश्चात जैसे हम भोजन करने मुंह में उपस्थित अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। जैसे आप भोजन कर ले, जैसे ही आप भोजन किए पानी उनी नहीं पिएंगे तो क्या होता है, जो मुंह में जो अपशिष्ट शर्करा और पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न होता है। और आपको पता है, इससे बचने के लिए भोजन के बाद ही मुंह को साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दांत क्षय को रोका जा सकता है। जैसे हम दंत क्षय को रोक सकते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाकर हम पानी नहीं पीते, से पानी पे मुंह को ठीक से कुल्ला करते हैं, साफ नहीं करते, वैसे ही सो जाते हैं। तो जैसे ही जो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं, उसको वहाँ के जो शर्करा और खाद्य पदार्थ होते हैं उसको अम्ल में उत्पन्न करते हैं, और बाद में वहाँ पे कीड़े जो सूक्ष्म जीव आकर आ जाते हैं और उसको हमारे दंत को धीरे धीरे क्षय करने लगते हैं। आपको इसको बचाव करना है। तो जैसे हमारे दांत में दर्द होने लगता है, मसूड़े में दर्द होने लगता है, उसके कारण सूक्ष्म जीव आते हैं, जो हमारे मुंह के जितने भी कीटाणु उटाणु होते हैं सब क्या होते हैं, आकर बैठ जाते हैं और हमारे दांत को क्या धीरे धीरे क्षय करने लगते हैं। जैसे हमको लगता है कि हमारा दांत दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, उसी दर्द करने लगता है। उसको बचाव के लिए आपको खाना खाने के बाद, आपको पानी पीने के बाद, सोने से पहले आपको रेगुलर दांत को रात्रि में, चाहे जब भी खाना खाए, दिन दोपहर कभी भी खाएं, तो उसको अच्छे से मुंह को पूरे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए कि दंत क्षय न हो, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा कर, ठीक है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? जैसे आपको कहीं मधुमक्खी काटती है तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव हो करता है। अगर उस मधुमक्खी को उस अम्ल नहीं होता तो हमें काटती, तो उस समय नहीं पता कि मधुमक्खी काटी है। आपको जैसे ही वो मधुमक्खी काटती है, हमको दर्द महसूस होता है और जलन का अनुभव होता है। और डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से आराम मिलता है। अब जैसे आप कुछ मधुमक्खी काटी, उसकी जगह पर दर्द और जलन अनुभव होता है, आप जैसे उसमें बेकिंग सोडा लगा देंगे तो आराम मिलता है। जैसे नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, नेथन के बाल में मेथेनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, जिससे कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। आपको बता दें, क्या आप जानते हैं कि नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों को दंडनुमा बाल कहते हैं। दंडनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से भी छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है, जैसे दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने से दर्द, पारंपरिक तौर पर इनका इलाज दंड वाले स्थान पर डाक पौधों की पत्ती रगड़ कर की जाती है। डाक पौधों की पत्ती रगड़ के ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए कोई गलती से नेटल का पौधा छू जाने पर आपको क्या करना है, कि क्यों आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज कर जानते हैं जो डंक लगने से किया जा सकता है, ठीक है। अब हम कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में, जैसे सिरका है,
किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता है, संतरा में कौन सा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार जो खट्टा दूध होता है चाहे लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है और नेटल में मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, आपको पता है कि सिरका में जो एसिड पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में संतरा में जो एसिड पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में पाया जाने वाला जो एसिड होता है टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में पाया जाने वाला एसिड ऑक्जेलिक एसिड होता है, खट्टा दूध में पाया जाने वाला एसिड लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में पाया जाने वाला जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड होता है, चींटी के जो डंक में पाया जाता है ना, चींटी जो काटती है उसका डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, और नेटल का पौधा से जो रगड़ हो जाता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। लवण के संबंध में आपको बता दें कि पिछले भागों में हमने विभिन्न पर अभिक्रियाओं के द्वारा लवण का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको बता दें लवण परिवार के बारे में थोड़ा सा एक क्रियाकलाप को देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, उनके अम्ल एवं क्षार की पहचान कीजिए। इनमें से अम्ल एवं क्षार की पहचान करें जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किया जा सकता। आपको समान धन और ऋणांश मूलकों के वाले लवणों की एक ही परिवार कहा जाता है। NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड लवण के परिवार हैं। इसी क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं, जो आपको बताएं। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट जैसे अम्लीय क्लोराइडों में से इनमें पहचान करना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। ठीक है, अब हमें लवणों का पीएच के बारे में देखना है। निम्नलिखित लवणों का नमूने देखिए एकत्र कीजिए। देखे हैं लिखा है जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध है। आपको बता दें जल में इनकी विलेयता की जाँच करना है। जल में इनकी अशुद्ध जल का उपयोग करके। ठीक है, लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए और पीएच पेपर का उपयोग करके पीएच के मान का पता लगाना। ठीक है, आपको बता दें कौन से लवण अम्लीय और क्षारीय उदासीन है। ठीक है, इनके बारे में पता करना। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अन्य अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के पीएच, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है। आपको बता दें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन भी होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवणों का पीएच का मान 7 से कम होता है। आपको बता दें जो प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार का लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये उदासीन होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होते हैं। आपको पता है साधारण नमक में रसायन क्या होता है। साधारण नमक के रसायन के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इस लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं NaCl का। ठीक है, ऊपर की क्रियाकलाप आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। ठीक है, आपको बता दें समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेपण होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल
प्राय अपद्रव्यों के कण भूरे रंग के होते हैं। बड़े आकार के कण अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसे खनिज नमक कहते। क्या है? खनिज नमक कहते। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। आपको बता दें, जब ये खनिज नमक तब बने थे जब युगों में व्यतीत होने के कारण समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनिज नमक का खनन भी क्या तो कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा बच्चों, कि आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। क्या बच्चों आपने दांडी यात्रा बारे में सुना होगा कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। ठीक है, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ क्या होता है? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के इकाई पदार्थ हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो अगला टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे इसका करके हम NaCl को प्राप्त करते हैं। ठीक है।